तैयारे की फ्लाइट का टाइम रात के 1 बजे के बाद मुकर्रर किया गया है। सही टाइम जाहिर नहीं किया गया, लेकिन हम रात के पूरे 12 बजे जाए वारदात यानी अपने टारगेट पर पहुंच जाएंगे। शेर खान टैक्सी लेकर सुरेश पांडे के फ्लैट से कुछ फासले पर किसी जगह छुपा रहेगा। जैसे ही सुरेश पांडे एटमी डाटा की सीक्रेट मास्टर कॉपी लेकर अपने फ्लैट से निकलेगा, शेर खान टैक्सी स्टार्ट कर देगा। जब सुरेश पांडे ब्रीफकेस उठाए बिल्डिंग के गेट से बाहर आकर फुटपाथ पर टैक्सी स्टैंड की तरफ जाएगा, शेर खान टैक्सी उसके करीब ले जाकर रोक देगा और सुरेश पांडे को टैक्सी में सवार करवाकर एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ेगा। उसके बाद शेर खान ने जो कुछ करना है उसे बता दिया गया है। लीडर ने शेर खान को मुखातिब करते हुए कहा था, शेर खान, इस मिशन का ये सबसे नाजुक मरहला है। तुम्हें हर कदम पूरी होशमंदी से उठाना होगा। हम मुनासिब फासले पर तुम्हारे पीछे आ रहे होंगे। कबीर खान दूसरे रोज दिन के वक्त ही अपनी टैक्सी और टैक्सी के कागजात वगैरह लाकर दे गया। इसमें शेर खान की ड्राइवरों वाली वर्दी भी थी, जो उस जमाने में टैक्सी ड्राइवरों के लिए पहननी जरूरी थी। सारा दिन ये लोग एक तरह से अपने मिशन के आखिरी और इंतहाई अहम मरहले की रिहर्सल करते रहे। रात को तीनों ने मिलकर खाना खाया और तेज कॉफी के 2-2 प्याले पिए ताकि नींद न आए। कबीर खान एक दूसरी टैक्सी लेकर रात के 10 बजे खुफिया कमीनगाह पर पहुंच गया। ठीक 11 बजे रात शेर खान ने टैक्सी ड्राइवरों वाली वर्दी पहनकर सर पर टोपी ओढ़ ली। उस टैक्सी की पिछली सीट को उठाने से नीचे खाली जगह थी। इस खाली जगह में नकली ब्रीफकेस यानी वो ब्रीफकेस जिसमें इंतहाई जबरदस्त धमाका खेज मादा लगा हुआ था और जो सुरेश पांडे के ब्रीफकेस की हुबहू नकल थी, पिछली सीट के नीचे खाली जगह में छुपा कर रख दिया गया था। ये सब कुछ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा था। शेर खान ने जो ड्रामा खेलना था, ये इस ड्रामे का एक हिस्सा था। लीडर और अरसलान ने मामूली से कपड़े पहन लिए, यानी पाजामा बंद गले का स्वेटर और गर्म कोट। अरसलान ने स्वेटर के ऊपर गर्म जैकेट पहन ली थी। उन्होंने खामोश नाली वाले भरे हुए पिस्तौल भी साथ ले लिए थे, यानी जिन पर साइलेंसर लगे हुए थे। रात के 11:40 पर यह खतरनाक काफिला अपने टारगेट की तरफ रवाना हो गया। शेर खान टैक्सी लेकर आगे आगे जा रहा था। उसने टैक्सी के ऊपर सुर्ख रोशनी, जो टैक्सी की निशानी होती है, बुझा रखी थी ताकि कोई दूसरा आदमी हाथ देखकर टैक्सी न रोक ले। एक पिस्तौल शेर खान ने भी अपनी वर्दी में छुपा कर रखा हुआ था। उसके पीछे मुनासिब फासले पर एक पुरानी बंद जीप चली आ रही थी। इस जीप को कबीर खान ड्राइव कर रहा था। जीप में लीडर और अरसलान बैठे हुए थे। रिमोट कंट्रोल अरसलान के कोट की अंदरूनी जेब में था। दोनों गाड़ियां दिल्ली की अलग थलग गैर मारूफ और खाली खाली सड़कों पर तेज रफ्तारी से गुजरती हुई उस इलाके में आ गई जहां एटॉमिक कमीशन के उधेड़ उम्र हेड क्लर्क और कमीशन के सबसे काबिल एतमाद सुरेश पांडे का फ्लैट था। उस जगह का पहले से तयन कर दिया गया था जहां इन आदमियों ने आगे पीछे अपनी गाड़ियां खड़ी करनी थी। उस इलाके के फ्लैटों में कहीं कहीं रोशनियां हो रही थी। रात के 12 बज चुके थे। सर्दी की वजह से लोग कमरों में बंद सो रहे थे या जरूरी कामों में मसरूफ थे। हर तरफ खामोशी थी। सुरेश पांडे के फ्लैट पर भी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ एक कमरे में रोशनी हो रही थी। सुरेश पांडे एयरपोर्ट जाने की तैयारी कर रहा था। शेर खान ने फ्लैट की बिल्डिंग के गेट से काफी पीछे सड़क से उतारकर टैक्सी अंधेरे में खड़ी कर दी। शेर खान की टैक्सी से कोई 50 फुट पीछे अंधेरे में कबीर खान ने जीप खड़ी कर दी। जीप में कबीर खान के अलावा अरसलान और लीडर भी मौजूद थे। वो उस फ्लैट की तरफ देख रहे थे जहां से कुछ देर के बाद सुरेश पांडे ने बाहर निकलना था। एक एक सेकंड, एक एक मिनट बनकर गुजर रहा था। लीडर ने दूसरी बार घड़ी पर निगाह डाली और कहा, इस वक्त तक सुरेश पांडे को निकल आना चाहिए। उनकी गाड़ी से आगे 50 फुट के फासले पर शेर खान भी टैक्सी की ड्राइविंग सीट पर बैठा टिकटिकी बांधे सुरेश पांडे के फ्लैट की बिल्डिंग को देख रहा था। ठीक 12:15 पर शेर खान को उधेड़ उम्र सुरेश पांडे फ्लैट के छोटे दरवाजे में से निकलकर अपार्टमेंट बिल्डिंग के गेट की तरफ आता दिखाई दिया। शेर खान ने टैक्सी के ऊपर जो सुर्ख रोशनी बुझी हुई थी उसे रोशन कर दिया और गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया। वो सुरेश पांडे पर निगाह रखे हुए था। सुरेश पांडे ने गर्म कोट के ऊपर गले में गर्म मफलर लपेट रखा था। सर पर हिंदुओं वाली काली गोल टोपी थी। एक हाथ में ब्रीफकेस था, दूसरा हाथ ढीली ढाली पतलून की जेब में था। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता गेट से बाहर आकर सड़क के किनारे फुटपाथ पर चल पड़ा। उसका रुख आगे चौक में टैक्सी स्टैंड की तरफ था। शेर खान टैक्सी को एक खास रफ्तार से चलाते हुए सुरेश पांडे के करीब से गुजर गया। फिर चंद कदम आगे जाकर उसने टैक्सी रोक दी। इतने में सुरेश पांडे टैक्सी के करीब आ गया। शेर खान ने टैक्सी में से बाहर निकलकर कहा, सर, मुझे एयरपोर्ट पर जाना है। अगर आप एयरपोर्ट पर जाना चाहते हैं तो बैठ जाइए। और उसके साथ ही शेर खान ने बड़ी मुस्तैदी से पिछली सीट का दरवाजा खोल दिया। सुरेश पांडे ने एक बावर्दी टैक्सी ड्राइवर उसकी खाली टैक्सी को देखा तो बोला, तुम्हारा मीटर तेज तो नहीं चलता? शेर खान ने बेनियाजी से जवाब दिया, सर, हमारा मीटर दिल्ली कॉर्पोरेशन से पास शुदा है। हम मुसाफिरों से कभी ज्यादा किराया नहीं लेते। अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं तो चौक में से कोई दूसरी टैक्सी ले लीजिए। ये कहकर शेर खान टैक्सी का दरवाजा बंद करने लगा तो सुरेश पांडे ने कहा, ठीक है, चलो, मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दो, मगर टैक्सी तेज चलाना, मुझे जल्दी पहुंचना है। शेर खान ने सुरेश पांडे को ये कहकर कि अगर आपको मुझ पर एतबार नहीं तो दूसरी टैक्सी ले लें, बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। अगर सुरेश पांडे ये कहकर आगे चल पड़ता कि ठीक है, मैं चौक से कोई दूसरी टैक्सी ले लेता हूँ, तो सारे किए किराए पर पानी फिर सकता था और उनका मिशन खाक में मिल जाता।
लेकिन सुरेश पांडे पर अपना एतमाद जमाने के लिए ऐसा कहना जरूरी था। ये महज इत्तेफाक की बात थी कि उधेड़ उम्र सुरेश पांडे ने कोई दूसरी टैक्सी लेने का ख्याल दिल से निकाल दिया और शेर खान की टैक्सी में सवार हो गया। शेर खान की जान में जान आ गई। सुरेश पांडे पिछली सीट पर बाएं जानिब होकर बैठा था और उसने वो ब्रीफकेस जिसमें भारत के एटमी राज की मास्टर डिस्क रखी हुई थी अपनी दाहिनी जानिब सीट पर रख दिया था। शेर खान जल्दी से टैक्सी निकाल कर ले गया। सुरेश पांडे को टैक्सी में सवार होते हुए और टैक्सी को आगे रवाना होते अरसलान और कबीर खान ने देख लिया था। उन्होंने भी 50 फुट का फासला रखकर अपनी जीप को उसके पीछे लगा दिया। जीप की बत्तियां उन्होंने बुझा दी थी। शेर खान की टैक्सी खाली सड़क पर चली जा रही थी। सुरेश पांडे ने पिछली सीट पर से कहा, गाड़ी जरा तेज चलाओ, मुझे जल्दी पहुंचना है। शेर खान ने सोची समझी स्कीम के मुताबिक कहा, सर मेरी गाड़ी में थोड़ा नक्स है, आप कहते हैं तो मैं स्पीड तेज कर देता हूं। और शेर खान ने स्पीड बढ़ा दी। वो यही चाहता था। फ्लैटों वाले किसी कदर रोशन इलाके से निकलने के बाद टैक्सी एयरपोर्ट की तरफ जाती सड़क पर आ गई। शेर खान कोई ऐसी जगह देख रहा था जहां खंभों पर जलती मरकरी लाइट्स की रोशनी न हो। चुनाचे उसने 2 खंभों के दरमियान एक नीम रोशन जगह देख ली और वहां पहुंचते ही गाड़ी के इंजन में कोई ऐसा नक्श डाल दिया कि इंजन में से 2-3 अजीब सी आवाजें निकली और शेर खान ने गाड़ी को जल्दी से सड़क पर से उतार कर ब्रेक लगा दी। पिछली सीट पर बैठे सुरेश पांडे ने पूछा, क्या हुआ? शेर खान ने दरवाजा खोलकर बाहर निकलते हुए कहा, सर मैं इसलिए गाड़ी की स्पीड तेज नहीं करता था, लेकिन आप फिक्र न करें, मैं आपको वक्त पर एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। ये कहकर शेर खान जल्दी से गाड़ी के सामने आ गया। उसने गाड़ी का बोनट ऊपर उठाया और झुककर कुछ देखने लगा। बोनट की वो सलाख जिसके सहारे बोनट को खड़ा किया जाता था उन्होंने पहले ही निकाल रखी थी। शेर खान ने एक हाथ से बोनट उठाया हुआ था और दूसरे हाथ से इंजन में यूं ही पुर्जों को ठीक कर रहा था। फिर उसने बोनट के पीछे से सर निकालकर सुरेश पांडे से कहा, सर आपको तकलीफ तो होगी मगर मेरे बोनट की सलाख टूट गई है। आप अगर 1 मिनट के लिए यहाँ आकर बोनट को ऊपर उठा लें तो मैं इंजन का नक्श अभी दूर कर देता हूँ। वहाँ आसपास कोई दूसरी टैक्सी दिखाई भी नहीं दे रही थी। सुरेश पांडे को मजबूरन टैक्सी से निकलना पड़ा। उसने ब्रीफकेस पिछली सीट पर ही रहने दिया और खुद खिड़की खोलकर शेर खान के पास आकर कहने लगा, तुम लोग इसी तरह मुसाफिरों को परेशान करते हो, गाड़ी निकालने से पहले इसकी चेकिंग क्यों नहीं करते? शेर खान बोला, सर आप फिक्र न करें, मैं 1 मिनट में इसे ठीक किए देता हूँ, आप जरा बोनट को सहारा दें। सुरेश पांडे ने बादल नखास्ता दोनों हाथों से बोनट ऊपर उठा दिया। शेर खान झुककर इंजन में किसी तार को निकालने की कोशिश करने लगा। फिर जल्दी से पीछे हटकर बोला, तार का पेच ढीला हो गया है, अभी इसे कस देता हूँ, पेचकस ले आऊं, पीछे सीट के नीचे औजारों में पड़ा है। ये कहकर इससे पहले कि सुरेश पांडे को ये सोचने का वक्त मिलता कि पिछली सीट पर उसकी इंतहाई सीक्रेट दस्तावेज वाला ब्रीफकेस पड़ा है, शेर खान तेज तेज चलता पीछे गया। खिड़की खोलकर अंदर को झुका, पिछली सीट को जरा ऊपर उठाया। उसके अंदर जो धमाका खेज टेप वाला ब्रीफकेस पड़ा था उसे निकालकर ऊपर वाली सीट पर रखा और ऊपर वाली सीट का मास्टर कॉपी वाला ब्रीफकेस सीट के नीचे रख दिया और वहीं से एक बड़ा पेचकस निकालकर अपने आप बोलता हुआ बोनट की तरफ बढ़ा, सर क्षमा कर दीजिए, मैंने आपको बड़ी तकलीफ दी, कल ही इसका पुर्जा बदलवा लूंगा। सुरेश पांडे के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये टैक्सी ड्राइवर एक इंतहाई अहम कमांडो मिशन पर है और उसने उसके ब्रीफकेस को दूसरे ब्रीफकेस से बदल दिया है। दूसरी बात यह थी कि शेर खान ने यह काम इतनी तेजी और महारत से कर दिया था कि उसे बमुश्किल 15 सेकंड लगे थे। इस काम की उसने 100 मर्तबा रिहर्सल की थी। शेर खान पेचकस लिए इंजन पर झुक गया और यूं ही एक पेच को थोड़ा सा कस देने के बाद सुरेश पांडे के हाथों से बोनट खुद पकड़ लिया और बोला, बस महाराज अब आप तशरीफ रखें, मैंने नक्श दूर कर दिया है। सुरेश पांडे मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता और टैक्सी ड्राइवर को बुरा भला कहता पिछली सीट पर आकर बैठ गया। सीट पर बैठते ही उसने अपने ब्रीफकेस को देखा। उसका ब्रीफकेस उसी तरह पिछली सीट पर पड़ा था मगर नहीं जानता था कि वो ये ब्रीफकेस नहीं है जिसमें एटमी डाटा के राज की मास्टर कॉपी डालकर वो अपने फ्लैट से निकला था। ये उसके ब्रीफकेस की हूबहू नकल था। वो दूसरा ब्रीफकेस था जिसमें मुजाहिदों ने खौफनाक धमाका खेज मवाद वाली टेप अंदर लगा रखी थी और उसका वजन दुरुस्त रखने की खातिर यूं ही 2-3 बेकार फाइलें उसके अंदर रख दी थी। शेर खान जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके उसे आगे बढ़ा दिया और बोला, सर देख लेना, गाड़ी अब हवा से बातें करेगी, 10 मिनट में एयरपोर्ट पहुंचा दूंगा। और शेर खान ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। शेर खान ने गहरा सांस लिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि इस कदर अहम और खतरनाक मरहले में वो इतनी आसानी के साथ और इतनी जल्दी गुजर गया है। इस सारे ड्रामे को शेर खान की टैक्सी से पीछे आते लीडर और अरसलान ने भी देख लिया था। जब शेर खान ने गाड़ी सड़क से उतार कर खड़ी कर दी और लीडर के इशारे पर कबीर खान ने भी जीप को एक तरफ खड़ा कर दिया, फिर जो कुछ हुआ यानी शेर खान का बाहर निकलकर गाड़ी के बोनट तक जाना, बोनट को उठाना, फिर कुछ कहना और उसके बाद टैक्सी की पिछली सीट पर से निकलकर सुरेश पांडे का शेर खान की तरफ जाना, फिर सुरेश पांडे का बोनट को सहारा देना और शेर खान का पिछली सीट की तरफ जाना, ये सारा मंजर अरसलान और लीडर ने मुस्तरिब निगाहों से देखा था। लीडर ने आहिस्ता से कहा, खुदा करे कि शेर खान अपने मकसद में कामयाब हो गया हो।
फिर जब उन्होंने शेर खान को टैक्सी का दरवाजा बंद करते बोनट की तरफ जाते देखा तो अरसलान ने कहा, मुझे यकीन है कि शेर खान ने अपना काम कर दिया है। उसके बाद जब टैक्सी का बोनट शेर खान ने गिरा दिया और सुरेश पांडे वापस पिछली सीट पर आकर बैठ गया और टैक्सी चल पड़ी तो लीडर ने कहा कि मेरा ख्याल है काम हो गया है, कबीर खान जीप पीछे लगा दो। और कबीर खान ने एक खास फासला रखकर जीप को शेर खान की टैक्सी के पीछे लगा दिया। शेर खान बिल्कुल मुतमईन होकर टैक्सी को खाली सड़क पर काफी स्पीड पर लिए जा रहा था। सुरेश पांडे पिछली सीट पर गाड़ी की रफ्तार से मुतमईन होकर बैठा था। वो ब्रीफकेस जिसमें धमाका खेज बारूदी मादा लगा हुआ था उसने अपना ब्रीफकेस समझकर अपने घुटनों पर रख लिया। दूर से एयरपोर्ट की रोशनियां नजर आने लगी। शेर खान ने बुलंद आवाज में कहा, देख लें सर, मैंने आपको 10 मिनट में पहुंचा दिया है। सुरेश पांडे ने कोई जवाब न दिया। टैक्सी एयरपोर्ट के गेट पर आकर रुक गई जहाँ गाड़ियों की चेकिंग होती थी। गार्ड ने आगे बढ़कर सुरेश पांडे को गौर से देखा और पूछा, सर आप कहाँ जा रहे हैं? इस दौरान दूसरा गार्ड लंबे रॉड वाले डिटेक्टर से गाड़ी की डिग्गी खोलकर चेक कर रहा था कि गाड़ी में कोई बम तो नहीं। उसे क्या खबर थी कि इसी गाड़ी में एक खतरनाक बम टेप की शक्ल में ब्रीफकेस के अंदर चिपका दिया गया है जिसे कोई डिटेक्टर चेक नहीं कर सकता। इस दौरान सुरेश पांडे ने कोट की जेब में से अपना शनाख्ती कार्ड निकाल कर गार्ड को दिखाया तो उसने जल्दी से कहा, ठीक है सर, आप जा सकते हैं। वो ऐसा सरकारी शनाख्ती कार्ड था कि जिसको देखकर कोई भी सुरेश पांडे को नहीं रोक सकता था। शेर खान ने भी गाड़ी के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के कागज निकालकर हाथ में पकड़ रखे थे। जब गार्ड ने सुरेश पांडे का शनाख्ती कार्ड देखकर ठीक है सर कहा तो शेर खान ने कागजात बढ़ाते हुए कहा, सर ये मेरा लाइसेंस है। गार्ड बोला, आगे बढ़ो, और शेर खान ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। इस दौरान पीछे आने वाली जीप कबीर खान ने काफी पीछे एक तरफ खड़ी कर दी थी। लीडर और अरसलान बड़ी तशवीश के साथ टैक्सी की चेकिंग होते देख रहे थे। यहाँ कुछ भी हो सकता था, लेकिन ये मरहला भी जब खैरियत से गुजर गया और शेर खान की टैक्सी एयरपोर्ट की हुदूद में दाखिल हो गई तो लीडर ने सांस लेकर कहा, खुदा का शुक्र है। उसके फौरन बाद लीडर ने कबीर खान से कहा, कबीर गाड़ी निकाल कर पीछे ले चलो। कबीर खान ने वहीं से गाड़ी को मोड़ा और उसे लेकर एयरपोर्ट की दाएं जानिब एक कच्ची सड़क पर आ गया। वो जगह पहले से तय कर ली गई थी जहां जीप को खड़ी करके उन्हें शेर खान की वापसी का इंतजार करना था। शेर खान ने टैक्सी डिपार्चर लाउंज के बाहर रोक दी और जल्दी से बाहर निकलकर सुरेश पांडे के लिए दरवाजा खोल दिया। सुरेश पांडे ने बाहर निकलते हुए कहा, कितने पैसे हुए? नकली ब्रीफकेस सुरेश पांडे ने एक हाथ से अपने सीने के साथ लगा रखा था। शेर खान ने सोचा कि इसे मालूम ही नहीं कि इसने अपनी मौत को सीने के साथ लगाया हुआ है। उसने कहा, सर 15 रुपए बने हैं। सुरेश पांडे ने जेब से बटवा निकालकर शेर खान को गिनकर 15 रुपए दिए और कहा कि इसमें तुम्हारी टिप भी शामिल है। शेर खान ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, कोई बात नहीं सर। शेर खान अगली सीट पर आकर बैठ गया। उसने मीटर को घुमाकर नॉर्मल किया और सुरेश पांडे पर एक निगाह डाली। उधेड़ उमर सुरेश पांडे अपनी मौत वाले ब्रीफकेस को सीने से लगाए नपे तुले कदम उठाता डिपार्चर लाउंज की तरफ बढ़ रहा था। शेर खान ने टैक्सी आगे बढ़ा दी। एयरपोर्ट की हुदूद से निकलने के बाद उसने गाड़ी को उसी सड़क पर डाल दिया जिस सड़क पर थोड़ी देर पहले कबीर खान, अरसलान और लीडर जीप लेकर गए थे। कबीर खान जीप को चलाते हुए काफी आगे निकल गया था। एयरपोर्ट की रोशनियां उनकी दाएं जानिब पीछे रह गई थी। ये कच्ची सड़क आगे जाकर बाएं तरफ नई कॉलोनी की तरफ मुड़ जाती थी। उनकी बाएं जानिब कद्दे आदम खारदार बाड़ लगी हुई थी जिस पर फासले फासले पर बत्तियां रोशन थीं। ये एयरपोर्ट के रनवे की हद थी। उनकी जीप वहां से भी आगे निकल गई और एक ऐसी जगह पर आकर दरख्त के नीचे रुक गई जहां कुछ फासले पर से जहाज उतरते और टेक ऑफ करते दूर से नजर आ जाते थे। लीडर ने कबीर खान से कहा, तुम शेर खान के आने पर टैक्सी लेकर वापस चले जाओगे? कबीर खान बोला, ठीक है शाहजी। जीप की सारी बत्तियां बुझा दी गई थी। वो दरख्त के नीचे रात के अंधेरे में सड़क पर पीछे की जानिब देख रहे थे। शेर खान ने उस सड़क पर वापस उनके पास आना था। उसे मालूम था कि उन्होंने इस जगह मिलना है। शेर खान ने भी अपनी टैक्सी की बत्तियां बुझा रखी थी। टैक्सी की छत वाली लाल बत्ती पहले से ही बुझी हुई थी। जब मुसाफिर टैक्सी में बैठता है तो ड्राइवर छत वाली लाल बत्ती बुझा देता है। सुरेश पांडे के उतरने के बाद शेर खान ने लाल बत्ती रोशन नहीं की थी। उसे जरूरत ही नहीं थी। उसकी टैक्सी ने अपना फर्ज अदा कर दिया था। थोड़ी देर के बाद सड़क पर दूर से गाड़ी के इंजन की धीमी धीमी आवाज सुनाई दी और कबीर खान बोला, शेर खान आ रहा है। अरसलान और लीडर जीप में बैठे सड़क पर नजरें जमाए हुए थे। इस सड़क पर बिजली का कोई खंबा नहीं था। रात की तारीकी में सड़क पर दूर से उन्हें एक गाड़ी आती दिखाई दी। गाड़ी के इंजन की आवाज भी करीब होती जा रही थी। कबीर खान बोला, सर ये मेरी गाड़ी की आवाज ही है। दूसरे लम्हे शेर खान की गाड़ी अंधेरे में से निकलकर उनकी जीप के पास आकर खड़ी हो गई। शेर खान गाड़ी से जल्दी से बाहर आया। अरसलान, लीडर और कबीर खान भी जीप में से निकलकर उनके पास आ गए। लीडर ने जल्दी से पूछा, काम हो गया? शेर खान ने कहा, सब ठीक ठाक हो गया है सर। धमाका खेज मवाद वाला ब्रीफकेस सुरेश पांडे के पास है और उसका ब्रीफकेस पिछली सीट के नीचे पड़ा है। लीडर ने उस वक्त पिछली सीट को ऊपर उठाकर नीचे देखा। सीट के अंदर ब्रीफकेस पड़ा था। लीडर ने ब्रीफकेस निकालकर उसे गौर से देखा और कबीर खान से कहा, इसे खोलो। इसकी वजह यह थी कि हर ब्रीफकेस की चाबी अलग होती है और इस ब्रीफकेस की चाबी सुरेश पांडे अपने साथ ही ले गया था। कबीर खान ताला खोलने का माहिर था और वो एक खास औजार इस मकसद के लिए अपने साथ लेकर आया था। उसने उसी वक्त ब्रीफकेस को खोल दिया। अरसलान और लीडर टैक्सी के अंदर बैठ गए। कबीर खान और शेर खान टैक्सी के बाहर खड़े थे।
लीडर ने छोटी टॉर्च की रोशनी में ब्रीफकेस में रखे कागजात को उलटना पलटना शुरू कर दिया और उसे एक बादामी रंग का लिफाफा नजर आया। उसने लिफाफे को खोला तो उसमें से कंप्यूटर की एक डिस्क निकली जो एक और लिफाफे में बंद करके रखी गई थी। लीडर ने डिस्क के दरमियान लिखे हुए कोड नंबरों को गौर से देखा तो उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। शेरखान, यही वो मास्टर कॉपी की डिस्क है जिसकी हमें जरूरत थी। लीडर ने डिस्क को लिफाफे में डाला और लिफाफा बंद करके अपने कोट की अंदर की जेब में संभाल कर रख लिया और कबीर खान से कहा, कबीर खान तुम टैक्सी लेकर फौरन वापस चले जाओ। कबीर खान उसी वक्त टैक्सी में बैठा और उसे स्टार्ट करके वहां से निकल गया। लीडर, अरसलान और शेरखान जीप में आकर बैठ गए। लीडर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा था। अरसलान और शेरखान उसके साथ वाली एक ही कुशादा सीट पर बैठे थे। लीडर ने जीप स्टार्ट कर दी और उसे वहां से आगे निकाल कर जहाँ खेत शुरू हो जाते थे वहां लाकर एक घने दरख्त की ओट में खड़ी कर दी। जीप की बत्तियां बुझी हुई थी। जीप का रुख खेतों की तरफ था जहाँ से 1.5-2 फरलांग के फासले पर एयरपोर्ट का रनवे आकर खत्म हो जाता है और जहाज काफी पीछे से टेक ऑफ कर जाते थे। जिस ट्रांसपोर्ट तैयारे को देखने के लिए ये लोग वहां छुप कर बैठे थे उसे भी यहीं से टेक ऑफ करना था। जहाज की फ्लाइट इन लोगों की इत्तला के मुताबिक रात के 1 बजे के बाद थी, जो 1:15 या 1:20 ही हो सकती थी। वहां से रनवे तो दिखाई नहीं देता था, मगर जब कोई बड़ा जहाज उड़ान भरने के लिए रनवे पर दौड़ने लगता तो वहां से जहाज नजर आ जाता। लेकिन ये रात का वक्त था। रात के वक्त उन्हें सिर्फ जहाज की रोशनी ही दिखाई दे सकती थी। दूर से रनवे की दोनों जानिब जलती रोशनियां सितारों की तरह झिलमिलाती दिखाई दे रही थीं। उनमें से कोई भी बात नहीं कर रहा था। सब पर एक अजीब सी कैफियत तारी थी। वो बार बार अपनी अपनी घड़ियां देख लेते। आखिर शेरखान ने खामोशी के तिलिस्म को तोड़ते हुए कहा, मेरा ख्याल है फ्लाइट का टाइम हो गया है। लीडर ने आहिस्ता से कहा, मेरा भी यही ख्याल है। सबकी नजर दूर उस जगह लगी हुई थी जहां से रात के अंधेरे में उन्हें दौड़ते हुए तैयारे की रोशनी नजर आई। अभी तक वहां कुछ भी नहीं था। सबके दिल में एक ही ख्याल आ रहा था कि कहीं ब्रीफकेस का राज न खुल गया हो और फ्लाइट मंसूख न कर दी गई हो, मगर जबान से इसका कोई भी इजहार नहीं कर रहा था। शेरखान के दिल में भी तरह तरह के शुकूक व शुबहात पैदा हो रहे थे। अचानक दूर से एक जानिब से रोशनी का गुबार सा घूमकर एक तरफ को मुड़ता दिखाई दिया। लीडर ने चौंक कर कहा, तैयारा टेक ऑफ पॉइंट पर आ रहा है। उसका अंदाजा सही था। दिल्ली से मद्रास जाने वाला ट्रांसपोर्ट तैयारा L119 रनवे पर टैक्सी करते हुए अपने टेक ऑफ पॉइंट की तरफ घूम गया था। उसकी हेडलाइट्स रोशन थीं। यही रोशनी उन्हें गुबार की शक्ल में एक तरफ को मुड़ती हुई नजर आई थी। दूसरे लम्हे उन्हें तैयारे की तेज रोशनी नजर आने लगी। फिर ये रोशनी बुझ गई। लीडर ने कहा, तैयारा टेक ऑफ करने वाला है। तैयारा L119 टेक ऑफ पॉइंट पर आकर खड़ा हो गया था। उस तैयारे में सुरेश पांडे अपना ब्रीफकेस गोद में रखे सीट पर बैठा था। 4 बॉडीगार्ड जो एयरपोर्ट के अंदर से उसके साथ हो गए थे और उन्होंने सुरेश पांडे को अपनी हिफाजत में ले लिया था। उसके आगे और पीछे सीटों पर बैठे थे। ये मुसाफिर बरदार तैयारा नहीं था, माल लाने ले जाने वाला तैयारा था, मगर इसके अंदर 6-7 नशिस्तें बना दी गई थीं। तैयारे के दोनों हवाबाजों और अमले के दूसरे अरकान को भी इल्म न था कि सुरेश पांडे ब्रीफकेस में क्या ले जा रहा है। बॉडीगार्ड को भी सिर्फ इतना इल्म था कि ये शख्स एटॉमिक कमीशन की कोई बड़ी अहम दस्तावेज साथ ले जा रहा है जिसकी हिफाजत अजहद जरूरी है। इनमें से किसी को खबर नहीं थी कि उस वक्त सुरेश पांडे ब्रीफकेस में सिर्फ एक तबाहकुन बम लेकर जा रहा था जिसके फटने के बाद तैयारे के परखचे उड़ने वाले थे। वो 12 के 12 क्रेट भी तैयारे में लदे हुए थे जिनके अंदर मुख्तलिफ नवादरात थे और जिनमें से हर क्रेट के ढकने के अंदर की साइड पर धमाका खेज टेप चिपकी हुई थी। ये टेप 50-50 मन वजनी 1 दर्जन बमों के धमाके से कम शिद्दत की नहीं थी। ट्रांसपोर्ट तैयारा L119 टेक ऑफ पॉइंट पर खड़ा था और उसके चारों जेट इंजन स्टार्ट हो चुके थे जिनकी गूंज अरसलान और लीडर और शेरखान को इतने फासले पर भी सुनाई दे रही थी। फिर एकदम से तैयारा पूरी रफ्तार के साथ रनवे पर दौड़ने लगा। तैयारे की सुर्ख और नीली रोशनी दूर से करीब आती जा रही थी। फिर तैयारे ने उड़ान भरी और जमीन से बुलंद होना शुरू हो गया और देखते ही देखते मुजाहिदों की जीप से कुछ फासले पर उनके ऊपर से शोर मचाता गुजर गया। लीडर ने तैयारे को देखते हुए कहा, ये ट्रांसपोर्ट तैयारा ही है। उसके बाद लीडर ने जेब में से रिमोट कंट्रोल निकालकर अपने हाथों में लिया और उसके लॉक को खोला। ये लॉक उसके खतरनाक बटन को बंद करने के लिए लगाया जाता था। लीडर जीप से बाहर आया। शेरखान और अरसलान भी उसके साथ ही जीप से बाहर आ गए। लीडर ने रिमोट कंट्रोल का रुख जिस तरफ तैयारा आसमान पर परवाज करते हुए बुलंदी हासिल कर रहा था उसकी तरफ कर दिया। लीडर ने आहिस्ता से कहा, अभी पता चल जाता है कि ये ट्रांसपोर्ट तैयारा L119 ही है या कोई दूसरा तैयारा है। तैयारा रात की तारीकी में आहिस्ता आहिस्ता फजा में बुलंद हो रहा था। उसके नीचे वायरलेस की सुर्ख और नीली बत्तियां बार बार जल रही थीं और फिर लीडर ने रिमोट कंट्रोल का सुर्ख बटन दबा दिया। बटन के दबते ही फजा में ऐसे रोशनी हुई जैसे बेशुमार आसमानी बिजलियां एक साथ चमक उठी हों।
उसके 2 सेकंड के बाद 2 जबरदस्त धमाकों की आवाज से रात का सन्नाटा दरहम बरहम हो गया और उन्होंने देखा कि तैयारे के जलते हुए टुकड़े तेजी से जमीन की तरफ गिर रहे हैं। लीडर ने रिमोट कंट्रोल जेब में रखा और कहा, यहाँ से निकल चलो। थोड़ी ही देर के बाद उनकी जीप रात के सन्नाटे में दिल्ली शहर की दूर से नजर आती रोशनियों की तरफ भागी जा रही थी। आधे घंटे के बाद वो अपनी खुफिया कमीनगाह में दाखिल हो रहे थे। उस वक्त रात के 3 बजने वाले थे। लीडर ने छोटे से कमरे में आते ही एटमी कंप्यूटर डेटा की मास्टर कॉपी वाली डिस्क जेब से निकाली, लिफाफे में से डिस्क को निकाल कर उसका भरपूर जायजा लिया और शेर खान से कहा, ये असली मास्टर कॉपी ही है। कल मैं इसे अपने दूसरे खुफिया ठिकाने में ले जाऊंगा और इसे कंप्यूटर में डालकर उसको फीड कर दूंगा ताकि अगर डिस्क गुम भी हो जाए तो इसका डेटा हमारे पास महफूज रहे। अब हमें सोना चाहिए, किसी किस्म की बातें करने की जरूरत नहीं। और वो वहीं एक तरफ पड़कर सो गए। अपने मिशन की कामयाबी के बाद उन्हें बड़ी गहरी नींद आई और वो दूसरे दिन 10-11 बजे तक सोए रहे। जब उठे तो कबीर खान अखबार लिए वहां मौजूद था। उसने लीडर को अखबार दिया। अखबार में शह सुर्खी के साथ जहाज की तबाही की खबर छपी हुई थी। नीचे सिर्फ इतना ही लिखा था कि रात दिल्ली एयरपोर्ट से एक ट्रांसपोर्ट तैयारा L119 फन्नी खराबी के बायस परवाज के थोड़ी देर बाद ही तबाह हो गया। उसे दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं समझा जा रहा था। एयरपोर्ट के जिम्मेदार जराये का कहना है कि ये हादसा जहाज के एक इंजन में अचानक आग भड़क उठने और फिर पेट्रोल की टैंकी के फटने से हुआ। लीडर ने कहा, भारतीय हुकूमत को यही कहना चाहिए था। वो ये कैसे कह सकते थे कि इस जहाज में एक इंतहाई अहम खुफिया दस्तावेज ले जाई जा रही थी। जहाज की तबाही की खबर एटॉमिक कमीशन के हेड ऑफिस में पहुंची तो उसी वक्त कमीशन के डायरेक्टर जनरल को वजीर दिफा के बंगले पर तलब कर लिया गया। वजीर दिफा ने डायरेक्टर जनरल को पहला सवाल ये किया, एटॉमिक कंप्यूटर डेटा हमारे मास्टर प्लांट में फीड हो चुका था। डीजी ने कहा, जी हाँ, हम उस तरफ से कैसे गाफिल रह सकते थे। हमने सीक्रेट एटमी डेटा को 7 जगहों पर फीड किया हुआ है। जहाज के क्रैश हो जाने की वजह से अगर उसकी मास्टर कॉपी जाया हो गई है तो क्या हुआ। इस किस्म के हादसात के पेश नजर हमने एटमी डेटा अपने पास फीड करके महफूज करके रखा है। वजीर दिफा ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा, लेकिन ये क्रैश क्यों हुआ? हम इसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे। हमें ये दहशतगर्दी का वाकया लगता है। हमने एयरपोर्ट के आधे अमले को मुअत्तल कर दिया है। भारतीय हुकूमत को इल्म ही नहीं था कि जिस एटमी राज को उन्होंने अपने ख्याल में जहाज के तबाह हो जाने के बावजूद अपने पास छुपा कर रखा हुआ था, वो राज मास्टर कॉपी कंप्यूटर डिस्क की शक्ल में कश्मीरी मुजाहिदीन के पास पहुंच चुका था। और चूंकि हुकूमत और इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन को पूरा यकीन था कि उनका इंतहाई खुफिया एटमी राज अभी तक उनके पास महफूज है और मास्टर कॉपी की डिस्क किसी दूसरे मुल्क के हाथ लगने की बजाय सुरेश पांडे के साथ ही जहाज में जलकर राख हो गई है, इसलिए उन्हें इस एटमी फार्मूले में किसी किस्म की फन्नी तब्दीली करने की जरूरत नहीं थी। और कमांडो अरसलान, शेर खान और लीडर यही चाहते थे और जो कुछ वो चाहते थे वो उसमें कामयाब हो गए थे। उसी दिन लीडर अपनी दूसरी खुफिया कमीनगाह में पहुंच गया। वहां उसने जाते ही एटमी सीक्रेट वाली मास्टर कॉपी को कंप्यूटर में फीड करके उसको अपने पास महफूज कर लिया। अब ये मास्टर कॉपी उन्हें पाकिस्तान पहुंचानी थी ताकि पाकिस्तान अपने दुश्मन हमसाया मुल्क की पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों से बाखबर रहे और उनका तोड़ दरियाफ्त कर सके। भारत के पाकिस्तान दुश्मन जारहाना अज़ाइम के खिलाफ ये इक़दामात इंतहाई जरूरी थे और पाकिस्तान के दिफा का तकाजा भी यही था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।